क्यों भाई? रीजन तो बताओ लाला। नया शुरू कर दिया। ओके, यूकैरियोटिक एक यार कॉफी पिलवा दो भाई। हाँ, रीजन नहीं पता। अच्छा, रीजन नहीं पता। कोई है ऐसा जिसको पता हो? वाई द बैक्टीरियल ऑपरेट प्रोमोटर्स आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड वायरल प्रोमोटर्स आर मोर स्ट्रॉन्ग? They do not have any other option to express the gene except this, to doing this. हम लोगों के पास एक जीन का काम करने के लिए, एक काम करने के लिए 75 जीन मौजूद है यार। हम एक नहीं भी काम करेगा, रिडंडेंसी नहीं भी आएगी, यूनिकनेस राइट नहीं भी आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक आध जीन काम नहीं भी करता तो भी हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। नहीं 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 नहीं, एफिशिएंट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं। वायरसेस आर लाइक, उनको करना ही है यार। उनके पास गिने चुने 2-4 जो जीन है वो ना एक्सप्रेस कराएं, तुम उनको मार ही डालोगे क्या? अपन लोगों की तरह, अपन लोग अमीर लोग कहते जरूर पैसे वैसे से तुम लोग जरूर गरीबी चिल्लाया करते, लेकिन ह्यूमंस आर रियली रिच। अगर एक आध फंक्शन नहीं भी परफॉर्म होता तुमको पता नहीं चलता है। जिस दिन तुम्हारे पेट में खाना नहीं पच रहा होता है, जिस दिन तुम्हारा एक एंजाइम जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं काम कर रहा है, तो तुमको कोई फर्क पड़ता है अपने जीवन में? दूध ही तो नहीं पी पा रहे हो, ज्यादा दही खा लेंगे, मट्टा पी लेंगे, राइट? वायरस के साथ करके देख लो, वायरस 2 मिनट में मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? उसके पास नंबर ऑफ जीन्स बहुत कम है, प्लस रिडंडेंसी नहीं है, क्यों एक काम को करने के लिए 75 जीन्स नहीं मौजूद है। तो यूनिक जीन्स जैसे जैसे बढ़ाओगे उनके एक्सप्रेशन की क्षमता भी तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो हमेशा। वायरसेस जैसे कैम बी प्रमोटर है, CAMB प्रमोटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। बैक्टीरियल प्रमोटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो यूकैरियोटिक प्रमोटर है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। क्या करना है? अरे नहीं होएगा। मैंने क्यों बोला अमीर लोग हैं? जितने भी अमीर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं उनकी जरूरतें, डिपेंडेंसी एक इंसान पर खत्म होते चले। तुम लोग बोलते हो ना नेता जितने भी लोग होते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? पता क्या रीजन है क्यों नहीं समझते? उनके लिए कोई इंसान मायने क्यों नहीं रखता? उनको मालूम है कि ये नहीं करेगा साला, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा, तीसरा नहीं करेगा, चौथा करेगा। इसको इंग्लिश में एक शब्द बोला जाता है, कोई टर्म या दे सकते हो? एक टर्म है इसके लिए। नेताओं के लिए कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है, इंडिस्पेंसेबल नहीं है, कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं। मतलब वो कहेंगे अब तुम नहीं करो, कोई और करेगा, तुम इंडिस्पेंसेबल नहीं है। और जिस दिन तुम इंडिस्पेंसेबल हो जाते हो उस दिन तुम्हारे मुंह में वो इतना पैसा झोंक देते हैं, इतना पैसा झोंक देते हैं। जैसे कब उनके लिए इंडिस्पेंसिबिलिटी आती है? इंडिस्पेंसिबिलिटी तब आती है कोई केस लग गया, अब जमानत नहीं हो रही तो वकील क्या हो गया? इंडिस्पेंसिबल हो गया। उनकी इंडिस्पेंसिबिलिटी तब आती। चले शुरू करें? चलिए राइट। एक शब्द है इमोशनल कोएफिशिएंट, सुना है कभी? EQ। 3 चीजें हैं, अगर तुम लोग समझते हो तो तुम लोगों को बहुत काम आए। एक है IQ, एक है EQ और एक है LQ। 3 शब्द। EQ इज इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, IQ इज इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट,
कोएफिशिएंट क्वोशंट, EQ इज इमोशनल क्वोशंट और LQ इज लव क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब ये होता है कि आप लोगों को कितना समझते हैं। आप बहुत अच्छे कैलकुलेटिव हैं, आपके कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं, आप 2 मिनट में पैसे को देख के समझ जाते हैं, आप चीजों को अपॉर्चुनिटी को देख के समझ जाते हैं कि पैसा यहां से आएगा। यू हैव अ वेरी गुड IQ, वेरी गुड IQ। You can easily interpret, you can easily calculate what is going to happen, what is the next prediction in terms of materialism, क्या घटनाएं होने वाली, that is IQ, good IQ। EQ आप लोगों की मानसिकता बहुत अच्छे से समझते हो। कोई व्यक्ति आपसे, आपने कोई बात कही और उस बात को कोई व्यक्ति कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, सो यू हैव अ वेरी गुड EQ, वेरी गुड EQ। किसी व्यक्ति ने तुमसे कुछ कहा, उसका इफेक्ट तुम पर उतना ही पड़ा जितना पड़ना चाहिए था, दैट इज EQ। मतलब तुम्हें हर्ट करने वाली चीज तुम पर बोली गई कि तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम चोर हो, ये हो, वो हो, फलाना हो, ढिमाका हो, और तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यू आर टेकिंग इट ओके, आई नो इट, ठीक है, फर्स्ट क्लास, यू हैव वेरी गुड EQ, वेरी गुड EQ। अगर आप किसी बीमार इंसान को देखें, आपका उससे कोई लेना देना नहीं, आप किसी गरीब इंसान को देखें, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, किसी एक्सीडेंटल व्यक्ति को देखें, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, और उसके लिए आपके दिमाग में कंपैशन आया एंड यू डू व्हाटएवर यू कैन डू विदाउट हार्मिंग योरसेल्फ, दैट यू हैव अ गुड LQ। सो दीज आर द 3 क्वेश्चन एवरीबॉडी हैज। किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में कुछ ज्यादा। जितने भी स्वयंसेवी हैं, जितने भी ट्रू वाले, अच्छे वाले जितने भी हैं, जो लोग NGOs चलाते हैं, उनका LQ रिलेटिवली बहुत अच्छा होता है, कंपैशनेट होते हैं, LQ बहुत अच्छा। जितने नेता हैं, जितने अधिकारी हैं, उनका IQ और EQ अच्छा होता है। अधिकारियों का IQ अच्छा होता है, EQ थोड़ा कम होता है। नेताओं का EQ थोड़ा अच्छा होता है, IQ थोड़ा कम होता है। और LQ अधिकारियों में जिनमें ज्यादा होता है, वो थोड़े ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। जितने IS हैं, वो इन तीनों का ब्लेंड है, परफेक्ट ब्लेंड होता है। जितने भी अधिकारी, जितने भी IS PCS हैं, जितने भी बड़े बड़े लेवल के अधिकारी हैं, तुम उनके पास जाओ तो तुम देखोगे कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनके सामने, नए अधिकारी जितने भी हैं, जो अभी अभी रिक्रूट होकर हैं, उनके सामने कोई गरीब बच्चा पहुंच जाए, गरीब बंदा पहुंच जाए, उनके सामने आ जाए तो उसकी हेल्प करते हैं, और अच्छे से करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि उनका काम है, क्योंकि जब वो रिक्रूट होते हैं तो उनके पास उनका LQ चेक किया जाता है कि क्या वो लोगों की प्रॉब्लम के साथ अपना ताल्लुक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो वो LQ कंपैशनेट होते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। वो करप्ट हो सकते हैं, वो ऐसा हो सकता है कि वो किसी के साथ बदतमीजी करें, लेकिन वो जब गरीब इंसान को देखते हैं, किसी बीमार इंसान को देखते हैं, तो उसकी हेल्प करने के लिए आतुर रहता है। तो दैट इज अ LQ क्वेश्चन। तो जब भी एक IS का सिलेक्शन किया जाता है, तो वो IS का सिलेक्शन 3 बेसिस पर होता है। IQ अच्छा होना चाहिए, IQ आपका पढ़ने से आता है। EQ आपके पास इनहेरेंट होता है, आप जेनेटिकली EQ'd होते हैं। और LQ आप जिस सोसाइटी से, जिस जगह से बढ़कर आए हैं, वो LQ होता है। इसीलिए कंपैशनेट होना अच्छी बात है, और बहुत सारी चीजें हैं। खैर, चले आगे बढ़े। तो RNA पॉलीमरेज, 3 RNA पॉलीमरेज, यूकैरियोटिक, 3 यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3। RNA पॉलीमरेज 1 क्या क्या बनाता है याद रखना है। 28S rRNA, 18S rRNA, 5.8S rRNA। RNA पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाता है? HNRNA, SNRNA, miRNA, yes, mRNA and SNRNA, स्नो RNA, करेक्ट, स्नो RNA, ठीक है। RNA पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है? 5S rRNA, ये CSR का क्वेश्चन। U6 SNRNA, 7SL RNA, 7S के RNA and tRNA। अच्छे तरीके से नोट कर डालिए, एक क्वेश्चन इससे मिलता है, एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। सर, एक रिसर्चर, एक टीचर में को लेकर कैसा लेवल होना चाहिए?
इसका जवाब देते हैं, पहले नोट करो फिर देते हैं। EQ, IQ और LQ तब सबसे ज्यादा फंक्शनल होते हैं जब आप सोसाइटी के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। मतलब एक रिसर्चर श्रूड होता है, मैक्सिमम साइंटिस्ट बहुत श्रूड होते हैं, बहुत ज्यादा श्रूड, बहुत ड्राई होते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं, इनटॉलरेंट होते हैं। मैक्सिमम साइंटिस्ट आके देखो, बहुत कम साइंटिस्ट होंगे जो हम्बल, बहुत कम, रेयर, मुझे बहुत कम लोग मिले। रीजन ये है कि उनका सोसाइटी से नाता बहुत कम है। एक रिसर्चर 24/24 या 24/50 की लैब में जाकर आराम से जाके बैठ जाता है। He has nothing to do with the society. What the hell is going on in the society? Who is dying? Who is living? Who is hungry? Who is not hungry? Who is getting bread or not? They have to do nothing with it. They are earning hell of money, and they have to do nothing with it. So they may have a good IQ, but they have a very poor EQ and LQ. Very poor EQ and LQ. And that's why I never consider them as a good human being. Never consider as a good human. Teachers are relatively much more in contact with the society, so they have a good IQs. Professors of university, professors of even colleges, school teachers are they have a much more LQ, EQ, but poor IQ. School teachers का IQ उतना अच्छा नहीं होता. They have a good LQ, compassionate होता है, good EQ होता है, वो अच्छा देखते हैं. लेकिन researchers or even scientists have a very poor EQ and LQ and a worst LQs. They are not compassionate. उनका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो जिसका जब सोसाइटी से जब तक आपका नाता नहीं रहेगा, समाज से आपका नाता नहीं रहेगा, आपका LQ और EQ हमेशा उतना ही बेकार होगा। जो आदमी जितना डिसोलेटेड हो, जो आदमी समाज से जितना उखड़ा हुआ हो, वो उतना ही पुअर LQ के साथ आएगा, उसके अंदर उतना ही कंपैशन कम हो। जो आदमी जितना आइसोलेटेड रहता होगा, उससे तुम कंपैशन की उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत कम कर दिया नहीं तो कर दिया। ये रूल है। इसीलिए relatively, I should not say by myself, but the coaching teachers are they are perfect blend of IQ, LQ and EQs. Perfect, because they have to deal with the society, they have to deal with the students, they have to deal with the poor students also. उनको पढ़ाना भी है, तो उनके पास कंपटीशन के लिए IQ जो चाहिए, वो कंपटीशन के लिए IQ भी होता है, EQ भी होता है। They are very much prone, मतलब they are very much sensitive and resistant to the गालियां जो पढ़ रही हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ऐसे ओके ठीक है चलता है। LQs कंपैशनेट है, स्टूडेंट का कोई आता है कि सर मेरे पास फीस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो चलता है। इसी वजह से खान इज अ वेरी गुड टीचर। खान सर इज अ गुड टीचर बिकॉज ही इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ IQ, EQ एंड LQ. Just do it. No, I'm not. I have a very poor IQ. चलो देखो फिर। देखो हो गया, नोटेड। नाउ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से हम पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज तीनों RNA पॉलीमरेजेस को हम सेपरेट कर सकते। तीन के तीनों पॉलीमरेजेस को हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से हम सेपरेट कर सकते। सबसे पहले हमें RNA पॉलीमरेज 1 मिलेगा, फिर RNA पॉलीमरेज 2 मिलेगा और फिर RNA पॉलीमरेज 3 मिलेगा। और तीनों को जब हम सेपरेट करेंगे तो NaCl की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। तो लोएस्ट NaCl कंसंट्रेशन पे हम RNA पॉलीमरेज 1 को सेपरेट कर सकते हैं। बढ़ाओगे NaCl बढ़ाते जाओगे, सबसे लास्ट में तुम्हें RNA पॉलीमरेज 3 मिलेगा। RNA पॉलीमरेज 3, इसका मतलब चार्ज सबसे ज्यादा किस पर है? RNA पॉलीमरेज 3 पर सबसे ज्यादा चार्ज है, इसी वजह से उसको सबसे ज्यादा NaCl की आवश्यकता है। यस करेक्ट, मोस्ट करेक्ट। इसके बाद अल्फा अमेनिटिन है। अल्फा अमेनिटिन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब एक उनको कुछ नहीं मिलता तो अल्फा अमेनिटिन पूछ लेते हैं। तो अल्फा अमेनिटिन में सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है? RNA पॉलीमरेज 2 सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। लेस सेंसिटिव कौन है? 3rd है। और लेस बिल्कुल सेंसिटिव अगर नहीं है तो 1। जो अल्फा अमेनिटिन है वो अल्फा अमेनिटिन कहां बाइंड करती है? RPB1 और RPB2 के बीच में बाइंड करती है, ब्रिज हेलिक्स में बाइंड करती है।
अमेनेटाफिल्लोड से मिलता है, और अमेनेटाफिल्लोड से एक और कंपाउंड मिलता है जिसे फाइलोडीन बोलते हैं, फाइलोडीन बोलते हैं। करेक्ट? तेज तो नहीं भाग रहा हूं मैं, ये बेसिक फंडामेंटल है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बेसिक फंडामेंटल है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चल बताते रहना भाई, रोक देंगे हम, ठीक है? इसका छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं, ये तो बाद में आ जाएगा। हाँ ध्यान से देखेंगे, यूकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्रोमेटिन पर होता है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्रोमेटिन पर होता है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्टली जीन पर होता है। तो क्रोमेटिन में क्या है? क्रोमेटिन इज अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम विच इज ओपन टू एक्सप्रेस, और ये जो क्रोमेटिन का हिस्सा है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये लगभग 1000 बेस पेयर के आसपास इन्वॉल्व होता है, लगभग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जीन जहां से प्रमोटर शुरू होते हैं और जहां से सेपरेशन होता है, वो 100 बेस पेयर इधर, फिर 100 बेस पेयर उधर, और फिर 100 बेस पेयर उधर, तो एक लंबा, बहुत लंबा स्ट्रेच, लगभग 1000 बेस पेयर तक का स्ट्रेच ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन इन्वॉल्व होता है, बीच में बहुत सारे स्पेसर सीक्वेंसेस होते हैं, बराबर। जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, मेरी बात सुनोगे बहुत फायदे में रहोगे, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली नेगेटिवली रेगुलेटेड। ये उस तरीके की सिचुएशन होती है, नेगेटिवली रेगुलेटेड का मतलब ये हुआ, ये उस तरीके की सिचुएशन है कि मम्मी हर चीज को मना करती, ये उस तरीके की सिचुएशन। मम्मी से कुछ पूछो, मम्मी ये लेना नहीं, मम्मी से कुछ पूछो, ये लेना नहीं, ये लेना नहीं लेना, ये लेना नहीं लेना। कभी कभी उनका मूड अच्छा हुआ तो, कभी कभी उनका मूड अच्छा हो गया तो अच्छा ले लो। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओकेजनल, ऑफन, यस। सो इट इज मेजरली नेगेटिवली रेगुलेटेड and it is majorly silenced, eukaryotic transcription is majorly silenced, normally silenced रहता है, आगे नहीं बढ़ता। कभी कभी जब मन होता है तो ये साइलेंसिंग हटती है, रिप्रेशर्स हटते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन फॉलो अप लिया जाए, ट्रांसक्रिप्शन को फॉलो किया जाए। करेक्ट? करेक्ट? चलो, हो गया? हाँ, इसका कोई मतलब नहीं। तो यहां से शुरू करता। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियस, आरएनए पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियोलस में फंक्शन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 न्यूक्लियोप्लाज्म में फंक्शन करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियोप्लाज्म में फंक्शन करेगा। तीनों की लोकेशन भी सीएसआईआर में पूछी गई, कौन कहां पर फंक्शन करता है, याद रखेंगे। आरएनए पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियोलस के पारस नर्वोसा सिस्टम में काम करेगा, पारस नर्वोसा में काम करेगा, PARNERVOUS, पारस नर्वोसा में काम करेगा। करेक्ट? तो जितने भी आरएनए नहीं इंपॉर्टेंट, कभी नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, पागल हो क्या, ये सब बेकार की बकवास। जितने भी आरएनए पॉलीमरेजेस हैं ह्यूमन या ईस्ट, उनमें 12 सब यूनिट पाई जाती है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड 12 सब यूनिट पाई जाती है। इनको RPB1, RPB2, RPB3 के नाम से जाना जाता है। सुनिए, एक मिनट होल्ड करें। लेकिन अगर हम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करें, आरएनए पॉलीमरेज 1 की बात, सो इट हैज 1 2 3 4 5 प्लस 9 प्लस 5 लगभग 14. It has 12 and it has what? 16 subunits. Yes, it has 12 subunits. It has 16 subunits. It has 14 subunits. Yes, it has RNA polymerase 1 has 14 subunits. RNA polymerase 2 has 12 subunits.
RNA polymerase third has 16 subunits. So the technically largest RNA polymerase in terms of subunits is RNA polymerase third. This information might not work directly into the exam, but it will help you to solve the question. ये information आपको directly काम नहीं आई, ये तुमसे नहीं पूछेगा कितनी सब यूनिट है कितनी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके पास एक बेसिक फंडामेंटल मौजूद होता है, उसकी मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, बहुत सारे. राइट, चले. इन सारे आरएनए पॉलीमरेजेस में 5 सब यूनिट कॉमन होती है. नाम याद रखने की जरूरत नहीं, नहीं करने की जरूरत, बिल्कुल नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा लिख लो, पता नहीं क्यों लग रहा है, हो सकता है, लिख लो. इन सारे के सारे आरएनए पॉलीमरेजेस में, इन सारे के सारे आरएनए पॉलीमरेजेस में 5 सब यूनिट, यानी आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 में, सॉरी 1 2 3 में 5 सब यूनिट कॉमन होती है. आरएनए पॉलीमरेज आरपीबी 5, आरपीबी 6, आरपीबी 8, आरपीबी 10 एंड आरपीबी 12 इज कॉमन, इज कॉमन. करेक्ट. अब आते हैं, अब आते हैं. तो जो आरपीबी 1 है, जो आरपीबी 1 है, ये बीटा डैश का ऑर्थोलॉग है. मैं ऑर्थोलॉग पहले बता चुका हूं. दो अलग अलग स्पीशीज सेम, दो अलग अलग स्पीशीज सेम यूनिट. यस, इट कंटेन्स सीटीडी, आरएनए आरपीबी 1, आरपीबी 1 आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का आरपीबी 1 कंटेन्स कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन. स्टार्ट साइट सिलेक्शन करेगा और ये प्रोकैरियोटिक के बीटा डैश के जैसा है. प्रोकैरियोट में तुम्हारे पास बीटा डैश, बीटा अल्फा 1, अल्फा 2, ओमेगा एंड सिग्मा 160, 150, 70, 74, 73, 10 एंड 70. राइट, राइट. राइट. इसी तरीके से आरपीबी 2, आरपीबी 2 या आरपीबी सेकेंड, इट इज ऑर्थोलॉगस टू बीटा. इट मेंटेन्स द इलॉन्गेशन रेट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. इट मेंटेन्स द rate of transcription of the RNA polymerase. Involved in start site selection. Involved in start site selection. Involved in start site selection. इसी तरीके से RPB3, RPB3 and 11, RPB3 and 11, mind my words, RPB3 and 11 is orthologous to alpha 1 and alpha 2. RPB3 and 11, RPB3 and 11 अल्फा 1 एंड अल्फा 2. याद रहेगा, याद रहेगा. एंड all subunits are essential for RNA polymerase. All subunits are essential for RNA polymerase. All subunits are essential for RNA polymerase. Essential for RNA polymerase. करेक्ट. आगे बढ़े. करेक्ट. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन. प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन. प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन. तो अगर आरएनए पॉलीमरेज है और ये डीफॉस्फोराइलेटेड है, सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज सेकेंड ए. If it is phosphorylated by kinase, if it is phosphorylated by kinase, there are two type of kinase which phosphorylate RNA polymerase second. One is TF second H and PTFB. There are two type of kinases
विच फॉस्फोराइलेट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। दो तरीके के काइनेजेस हैं जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को फॉस्फोराइलेट करते हैं, एक तो टीएफ सेकेंड एच। जहां कहीं भी जिसको दिक्कत लगे वो रोक दे मुझे कि सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे समस्या आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, करेक्ट। सो यस, अगर इसका फॉस्फोराइलेशन होना है देन आरपीबी सेकेंड phosphorylated, it is called as second O, and this phosphorylation is done by PT TF second H पहले, बाद में PT E FB। अगर इस phosphorylation का मास स्पेक्ट्रो से पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे? नहीं, मास स्पेक्ट्रो में कितने का चेंज आएगा? मास स्पेक्ट्रो में कितने का चेंज आएगा? 80 का चेंज आएगा। मास स्पेक्ट्रो में 80 का चेंज आएगा। कल वाला लेक्चर नहीं पढ़ोगे तो नहीं आ जाएगा। मास स्पेक्ट्रो में 80 का चेंज मिलेगा। तो कहीं पर भी मास अगर 80 से बढ़ रहा हो तो फॉस्फोराइलेशन। क्यों 80 का मतलब क्या हुआ? 80 फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर वेट, फॉस्फेट 16 चौका 64 प्लस फॉस्फेट इज 32, नहीं लगभग 80 के आसपास। हाँ, H3PO4 होगा ना, जो भी हो, मतलब 80 के आसपास का बढ़त आती है, करेक्ट। अब जब जोड़ रहे हैं तो सारी टेक्निक जोड़ते हुए चल, नहीं फॉस्फेट अगर है तो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग से भी पता करता है। फॉस्फोराइलेशन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता किया जाता है। फॉस्फोराइलेशन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग से भी पता किया जाता है, मास से भी पता किया। दो टेक्निक है जिनसे पता कर सकते हैं, लिख लेना, कहीं हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ग्लाइकोसाइलेशन भी मास से पता करते हैं और ग्लाइकोसाइलेशन एचपीएलसी से पता करते हैं। दोनों चीजें लिख लो कहीं। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग 2D अलग है, आइसो इलेक्ट्रिक 2D में साइज और शेप दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहां पर पीआई ले रहे हैं और मास ले रहे हैं, इसीलिए आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग बोले। 2D नहीं बोलेंगे। 2D में कोई भी दो डायमेंशन हो सकते हैं ना, नहीं हो सकता। जब हम ओरिजिन का पता लगा रहे थे, जब हम डीएनए में ओरिजिन का पता लगा रहे थे, वहां पर हम कर्व बना रहे थे, ऐसे ऐसे करके कर्व बना रहे थे, लीनियर बना रहे थे, तो वहां पर हम 2D ले सकते हैं। तो अगर ग्लाइकोसाइलेशन का पता करना है तो हम मास कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं, प्लस हम एचपीएलसी से कर सकते हैं। एचपीएलसी से ग्लाइकोसाइलेशन का पता किया जा सकता है। फॉस्फोराइलेशन का पता आईईएफ से किया जा सकता है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग से किया जा सकता है और मास से किया जा सकता है। यूबी क्यूटिनाइलेशन का पता भी मास से किया जा सकता है, और किससे किया जा सकता है बताओ? मान जाए, हाँ मैं जानू, और बताओ और किससे किया जा सकता है? यूबी क्यूटिनाइलेशन का पता मास से किया जा सकता है और किससे किया जा सकता है? जीएफपी टैग्ड एंटीबॉडी से किया जा सकता है, जो यूबी क्यूटिनाइलेशन स्पेसिफिक हो। अरे नहीं भाई, यस, को चिप भाई साहब को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन से किया जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी का इस्तेमाल करें जो यूबी क्यूटिनाइलेशन स्पेसिफिक, क्योंकि यूबी क्यूटिनाइलेशन क्या है? प्रोटीन है। यूबी क्यूटिनाइलेशन क्या है? यूबी क्यूटिन क्या है? प्रोटीन है। सुमोआइलेशन और यूबी क्यूटिनाइलेशन सेम तरीके से पता की जाएगी। यस, बराबर। चिप्स है, चिप तो डीएनए के साथ यूज, को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन से कर सकते। को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन कैन बी यूज, नॉट चिप। को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, चिप नहीं बेटा, को चिप नहीं है, को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, को आईपी। अक्षय दावरा को आईपी, हाँ को आईपी, नॉट को चिप। चिप इज अलग, चिप इज डिफरेंट। हाँ, डीएनए, चिप में डीएनए यूज होता, राइट। को आईपी से पता कर सकते हैं यूबी क्यूटिनाइलेशन आराम से। एसिटाइलेशन किससे पता कर सकते हैं? एसिटाइलेटेड प्रोटीन किससे पता कर सकते हैं? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से पता कर सकते हैं। एसिटाइलेटेड प्रोटीन्स नॉन एसिटाइलेटेड प्रोटीन को एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से पता कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज से पता कर सकते हैं। मास से पता कर सकते हैं, मास से भी पता कर सकते हैं।
मास एंड एफिनिटी इन आयंस, मास एफिनिटी इन आयंस। करेक्ट, अब तो ठीक है। चले, तो तुम्हारे पास आरएनए पॉलीमरेज को फॉस्फोरिलेट जब नहीं हुआ तो सेकंड ओ कहलाएगा, अगर फॉस्फोरिलेट हो गया तो क्या कहलाएगा? सेकंड ए कहलाएगा एंड सेकंड ओ कहलाएगा। और डीफॉस्फोराइलेशन कौन करेगा? फॉस्फेटाइजेस करेंगे। कौन करेंगे? कौन कौन से फॉस्फेटाइज? एफसीपी एंड एससीपी। यस, एफसीपी1 एंड ये फॉस्फेटाइजेस हैं जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को डीफॉस्फोराइलेट कर। बराबर। फॉस्फोराइलेटेड आरएनए पॉलीमरेज, फॉस्फोराइलेटेड आरएनए पॉलीमरेज इज फंक्शनल, ये फंक्शनल होता है। फॉस्फोराइलेटेड आरएनए पॉलीमरेज फंक्शनल होता है। फॉस्फोराइलेटेड आरएनए पॉलीमरेज फंक्शनल होता है। और अगर फॉस्फोराइलेशन यानी सीटीडी को अगर आप हटा दीजिए, इसमें ऐसे करके सीटीडी लगा हुआ, ये सीटीडी लगा हुआ है, इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, तो जब तक सीटीडी लगा हुआ है तो सेकंड ओ कहलाएगा। फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? सेकंड ओ। और अगर फॉस्फोराइलेशन, ये जो सीटीडी टेल है इसको प्रोटियोलिटिक क्लीवेज में भेज दीजिए, दैट इज नोन एज सेकंड बी। अगर आप इस टेल को कट कर दीजिए, प्रोटियोलिटिकली क्लीव कर दीजिए, प्रोटियोलिटिकली क्लीव कर दीजिए, तो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? सेकंड बी कहलाएगा। कोई डाउट? सॉरी, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, राइट। ठीक है, अब इसको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, कल से पढ़ाएंगे। अरे शशांक, आज वाले लेक्चर और कल वाले लेक्चर को मर्ज करना पड़ेगा, ये वाले लेक्चर, क्योंकि छोटा ही बनाया ना ये लेक्चर, तो अभी इसको लेक्चर को मर्ज करना, आज मत अपलोड करना, कल दोनों लेक्चर्स को मर्ज करना, हो जाएगा? हाँ हाँ ठीक है, कल मर्ज कर। कहां तक हो गया था? आप तो रिलैक्स रहे होगे, सुबह सुबह रिलैक्स हो गए होगे, आज तो क्लास हमने ली नहीं थी तो रिलैक्स हो गए होगे थोड़ा थोड़ा। नहीं बायोलॉजिकल क्लॉक ने जल्दी उठा दिया? अच्छा, मैसेज नहीं आ रहा? तो रात में मैसेज करते दिया था कि नहीं लेंगे क्लास? तुमने भी नहीं? अरे हमने रात में मैसेज कर दिया था कि हम सुबह क्लास नहीं लेंगे। मेरे मैसेज देखने की फुर्सत कहाँ है? हमारे मैसेज में ऐसे कौन से गोल लाल वो धड़कते हुए दिल बने हुए हैं? मैं बता तो रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे मैसेज देखने की ना तो कोई इच्छा है ना जरूरत है, उसमें वो लाल वाले दिल तो धड़क नहीं रहे हैं जो तुम देखो, जिसका इंतजार हो। सुबह सुबह रेडी होके ग्रुप देखे तो पता चला आज क्लास नहीं। अरे भाई, हम कल रात में ही मैसेज कर दिए थे, हम रात में मैसेज कर दिए थे। अच्छा खैर, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, आपकी उम्र के तमाम लोगों की ऐसी गलतियां होती। श्रुति मैम है, देखो ना, उन्होंने भी नहीं देखा वो भी अंदर बैठी हुई। हमने कहा भैया क्लास लो, कहते आज तो उसकी क्लास छूट गई। हमने अरे वाह, कौन सा नशा किया हो भाई आज तुम, कौन सा सस्ता नशा किया? अच्छा चलो गया, लीव इट। कहां तक हो गया था? यहां तक हो गया था, यहां तक चल रहा था। यस, तो 3 आरएनए पॉलीमरेज और 3 टाइप के प्रमोटर्स, 3 आरएनए पॉलीमरेज और 3 टाइप के प्रमोटर्स। निखिल कह रहे हैं कि आप 2 दिल भी भेज दिया करो। अच्छा बेटा, अभी हम बहुत बंधनों में बंधे हैं, वरना हम तुम्हें बताते अभी अभी तुम उनको जानते नहीं खैर, लीव इट। तो
हम्म हम्म तो जो क्लास 1 प्रमोटर्स हैं उनमें सिर्फ दो सीक्वेंसेस, दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक कोर एलिमेंट और एक यूपी अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। जस्ट अ मिनट, मैं डायरेक्टली उसी जगह से शुरू करना चाहता हूं जहां से सारे पर्पस सॉल्व हो जाए। मैं शायद उस स्लाइड में रखना भूल गया। क्लास 1 का कहां गया? क्लास 1 दिखाई नहीं दे रहा, क्लास 1 ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। क्लास 1 कहां चला गया? यहां पे क्लास 1, हाँ नहीं नहीं, मैं फिगर की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर। मैं फिगर नहीं दिख रहा मुझे, जबकि मैंने फिगर देखा है, फिगर है भी। मैंने फिगर, मुझे दिख नहीं रहा फिगर कहां है। चलो मिल गया, हाँ ये दिस इज अ फिगर। ये तीन के तीनों है। यहीं से कहानी खत्म कर देता, थोड़ा सा कट शॉट भी रहेगा और पूरा पिक्चर भी क्लियर हो जाएगा। नहीं, किस बेसिस पे यूबी क्यूटेनाइलेशन करेंगे? श्वेता अभी अपलोड होगी, आज में मर्ज होगी। श्वेता तुम किस बेसिस पे ये बात बोल रहे हो कि यूबी क्यूटेनाइलेशन के लिए हमें रेडियो लेबलिंग यूज करना चाहिए? व्हाट इज योर बेसिस ऑफ सेइंग दैट? अच्छा, उसमें एटीपी यूज करते हैं, लेकिन एटीपी यूज यूबी क्यूटेन को ऐड करने के लिए करते हैं, ना कि फॉस्फोराइलेशन के लिए। उसमें एटीपी का इस्तेमाल क्या फॉस्फोराइलेशन के लिए करते हैं कि यूबी क्यूटेनाइलेशन या यूबी क्यूटेन को ऐड करने के लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? यूबी क्यूटेन को ऐड करने के लिए करते हैं। तो आप यूबी क्यूटेन को रेडियो लेबल करोगे ना? हाँ, यूबी क्यूटेन को ऐड करने के लिए, तो यूबी क्यूटेन को रेडियो लेबल कर सकते हो, तो यूबी क्यूटेन रेडियो लेबल होगा नहीं। यूबी क्यूटेन इतनी आसानी से नहीं रेडियो लेबल होगा। यूबी क्यूटेन एक प्रोटीन है जो रेडियो लेबल नहीं हो सकती। एटीपी का अगर एटीपी का फॉस्फोराइलेशन अगर होगा तो हम करेंगे। जी चरण स्पर्श जी जी। मैं दादा मैं क्लास से निकल के कॉल करता हूं। तो हाँ ओके ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई भी टेक्निक के पीछे का एक रीजन निकाला करो कि क्यों टेक्निक यूज करनी। खैर, तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है जिससे हम आरआरएनए बनाते हैं, उसके प्रमोटर में दो एलिमेंट्स पाए जाएंगे, एक कोर एलिमेंट पाया जाएगा और एक यूपीई पाया जाएगा। इससे ज्यादा आप करने की जरूरत नहीं है, सुन लेंगे। और कोर एलिमेंट में सबसे पहले टीबीपी
और SL1 बाइंड करेंगे और UPE पर UBF अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर बाइंड करेगा। इंपॉर्टेंट है ये प्रमोटर बाइपर्टाइट प्रमोटर्स, ये प्रमोटर्स बाइपर्टाइट प्रमोटर्स। आरएनए पॉलीमरेज 1 के जो प्रमोटर्स हैं उनमें दो एलिमेंट्स पाए जाएंगे, कोर प्रमोटर एलिमेंट्स और अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट्स। कोर प्रमोटर एलिमेंट पर SL1 और TBP बाइंड करेगा और अपस्ट्रीम एलिमेंट पर अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर बाइंड करेगा, अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर बाइंड करेगा। करेक्ट, करेक्ट, कोई डाउट, कोई डाउट? तो यहां से लैंग्वेज भी आ सकती है। The factor that binds to core promoter element is 1, which consists of 4 protein subunits, and its SL1 has a primary responsibility for RNA polymerase 1 recruitment. RNA polymerase 1 recruitment, RNA polymerase 1 के recruitment की जिम्मेदारी होती है। तो RNA polymerase 1 के प्रमोटर के लिए तैयार रहिएगा। और ये RNA polymerase 1 promoters बाइपर्टाइट प्रमोटर्स होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3 के लिए कहानी खत्म करते हुए चलते हैं, सेकंड सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। आरएनए पॉलीमरेज 3 के 3 टाइप के प्रमोटर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड दोनों की खास बात यह है कि इनके प्रमोटर एलिमेंट विद इन द जीन्स पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट। इनके प्रमोटर एलिमेंट्स विद इन द जीन्स पाए जाता है। टीआरएनए के प्रमोटर्स और आरआरएनए के प्रमोटर्स, दोनों के प्रमोटर्स विद इन द जीन्स पाए जाते हैं, विद इन द जीन्स पाए जाएंगे। ठीक है, डन। बाकी U6SN आरएनए के लिए ये चीज कंपेटेबल नहीं है। कहने को आरएनए पॉलीमरेज 3 के भी प्रमोटर्स को बाइपर्टाइट बोला जाता है, बट ट्रू बाइपर्टाइट प्रमोटर्स आर फॉर आरएनए पॉलीमरेज 1। ये क्वेश्चन CSIR में आया, बराबर। प्रमोटर फॉर क्लास 1 एंड सेकंड 5S and tRNA आर इंटरनल, दे लाई डाउनस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट। एज इट इज लाइन नोट करेंगे, CSIR की लाइन। एज इट इज इंग्लिश नोट करेंगे, CSIR की इंग्लिश है, क्योंकि वहां पर इंग्लिश कुछ और आएगी, तुम सोच कुछ और रहे हो, मैचिंग कुछ होगी नहीं। करेक्ट, करेक्ट, correct, all good, all good। now RNA polymerase 3 के 3 तुम्हारे पास जितने भी प्रमोटर हैं वो जीन के अंदर पाए जाएंगे, बराबर। इनके लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो 2 हैं, TF3B और TF3C। थर्ड याद रखेंगे, TF3B एंड TF3C along with TBP। ये आरएनए पॉलीमरेज 3 के लिए जरूरी है। आरएनए पॉलीमरेज 1 के लिए TBP, SL1, UBF जरूरी है। इन दोनों के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और इन दोनों के प्रमोटर्स भूलेंगे नहीं, ना स्ट्रक्चर भूलेंगे ना फैक्टर्स भूलेंगे। CSIR में पक्का क्वेश्चन मिलेगा, CSIR में पक्का क्वेश्चन मिलेगा।
राइट। सबसे पहले TF3 बाइंड करेगा बॉक्स ए एन बॉक्स बी पर जो इंटरनल टू द पॉइंट है, फिर TBP बाइंड करेगा, फिर TF2 बाइंड करेगा, फिर RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करेगा। So first TF3 binds to the promoters. TF3 binds to the promoters. Box A, box B inside the gene. Box A, box B. Then after joined by TBP and TF3B, then after joined by TBP and TF3B followed by RNA polymerase followed by, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, बस एक एक लाइन है इसलिए जान मत दे देना, याद कर लेना, मर मत जाना वहां पे अगर आ जाए। छोटा छोटा है, आ सकता है, आया हुआ है, वहां जान ना दे देना, पढ़ लेना कि RNA पॉलीमरेज 1 के लिए क्या जरूरत है, वरना फिर ये सोचो कि लोड लेने लगते हो ना जरा धीरे धीरे, अरे यार ये क्या है, अरे यार ये क्या है। एक लाइन है बस, ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक लाइन है, SL1 UBF फॉर RNA पॉलीमरेज, TF3C एंड TF3B फॉर RNA पॉलीमरेज 3। इसके बाद कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, राइट। अब आइए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रमोटर सीक्वेंसेस फॉर RNA पॉलीमरेज 2। प्रमोटर सीक्वेंसेस फॉर RNA पॉलीमरेज सीक्वेंस, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 2, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की भी जरूरत है और इसको आराम से करने की भी आवश्यकता है। देखिए इधर, तो सबसे पहले इधर देखिए, BRE, सबसे पहले BRE, फिर टाटा बॉक्स, बीच में स्पेसर 20 का, फिर INR और फिर DPE। 3 चीजें याद कर लीजिए, BRE सीरीज याद करिए, टाटा बॉक्स, INR and DPE. This is a sequence of complete promoter for RNA polymerase 2. This is a sequence for complete promoter for RNA polymerase 2. Complete promoter for RNA polymerase 2. Complete promoter. Complete promoter. कंप्लीट प्रमोटर। अब इस कंप्लीट प्रमोटर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखिए। कंप्लीट प्रमोटर में पहला स्टार्ट पॉइंट चाहे यूकैरियोट में हो चाहे प्रोकैरियोट में हो, INR जहां से होगा वो A होगा। इनिशिएटर सीक्वेंस जो INR है वो py2 pyrimidine के 2 CA और py5 का बना हुआ होगा, py5 का बना हुआ होगा। इनिशिएटर -3 से -3 से +5 के बीच में होगा। टाटा बॉक्स की लोकेशन -25 होगी, टाटा बॉक्स की लोकेशन -25 होगी। मतलब देखिए इधर देखिए, ये py2 CA py5 -32 +5 होगा। ये कितना होगा, -25 -25 टू -32। BRE जो होगा -32 टू -37 होगा। हाँ, all good, all good। ऑल गुड, राइट राइट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में 3 तरीके के प्रमोटर्स पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में 3 तरीके के प्रमोटर्स पाए जाते हैं, 3 टाइप ऑफ प्रमोटर्स। नंबर 1 टाटा विद INR, टाटा विद INR यानी कि कंप्लीट प्रमोटर।
कंप्लीट प्रमोटर, ये रेयर होता, रेयर होता, विदाउट टाटा, बट INR विल बी देयर। इन्हें टाटा लेस प्रमोटर्स भी बोलते हैं, ये खूब पाए जाते हैं, अच्छे तरीके से पाए जाते हैं। बट द मोस्ट कॉमन इज नो टाटा, नो INR, ना only GC, no Tata, no INR, only GC, that is upstream to BRE, that is upstream to BRE। तो यूकैरियोट्स में 3 तरीके के प्रमोटर्स पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में 3 तरीके के प्रमोटर्स पाए जाएंगे। कौन कौन से प्रमोटर्स देखेंगे इधर, कौन कौन से प्रमोटर्स इधर देखने की कोशिश करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग देखें। एक ये जिनमें सब कुछ है, क्या क्या है, यहां पर DPE भी है, यहां पर BRE भी है, और यहां पर GC भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। रेयर है, रेयर है, कभी कभी मिलेगा, बराबर। फिर इसके बाद नो टाटा, ओनली INR एंड DPE, ओनली INR एंड DPE, ये भी मिलता है। लेकिन जो सबसे फ्रीक्वेंटली पाया जाता है, विच इज नो टाटा, नो INR, ओनली GC, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। हो गया नोटेड। बताएंगे, ये लाइन पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन देके जाएगी। सर्वे ऑफ प्रमोटर सीक्वेंसेस सजेस्ट दैट 50% और मोर promoters are tataless in the eukaryotes. More than 50% promoters do not have Tata box. More than 50% promoters do not have Tata box. उनके पास टाटा बॉक्स नहीं होता है। टाटा बॉक्स नहीं होता है, राइट। कौन से ऐसे जीन्स होते हैं जिनमें टाटा बॉक्स नहीं होता? कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस जीन्स डू नॉट हैव टाटा बॉक्स। कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस जीन्स डू नॉट हैव टाटा बॉक्स, such as heat shock proteins, such as heat shock proteins. हीट शॉक प्रोटीन कितने लोगों के लिए नई इंफॉर्मेशन है ये? आप में से कितने लोगों के लिए यूकैरियोट्स के 3 प्रमोटर्स नई इंफॉर्मेशन है? कितने लोगों के लिए नई इंफॉर्मेशन है? सबके लिए पहली बार नहीं, सब लोग पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, मेरे लिए अच्छा। कल हमको किसी ने एक वीडियो भेजा, किसी चैनल का था, बहुत पुराना चैनल है, मतलब बहुत वो वाली जो जिनमें अन लगा हुआ है वो वाले थे लोग। वहां का किसी ने हमको भेजा, कोई मैडम पढ़ा रही थी, वहां किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कमेंट बॉक्स का तो पूरा स्क्रीनशॉट ही था, तो उसमें किसी ने पूछा कि मैम व्हाट इज अ डाइहेड्रल एंगल? तो मैडम कह रही है वो ऐसे 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 होते हैं, वो डाइहेड्रल एंगल होते हैं। अरे बाप रे बाप, ये अच्छा है।
भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहे, सच बता। वो मैडम ऐसे बोल रहे, हम तुम्हें दिखा देंगे, ऐसे 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 होते हैं वो डिजिटल एंगल। वो CSR पढ़ा रही थी भाई साहब। प्रमोटर का पता करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? हाँ, प्रमोटर को पता करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? चिप, इतनी तुम्हारी फेवरेट है, को आईपी क्यों लगाओगे? चिप लगाओगे, जहां चिप लगानी है वहां को आईपी लगाते हो, जहां को आईपी लगानी है वहां चिप लगाते हो। धन्य हो यार, चिप लगाओगे। चिप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए नहीं सॉरी डीएनए फुटप्रिंटिंग है, इम्सा है, सब लगा, सब सब सब। चिप इज बेस्ट, चिप इज बेस्ट। S1 न्यूक्लियस, S1 न्यूक्लियस अलग है। S1 न्यूक्लियस इज स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ mRNA। यस यस, चिप लगाएंगे, चिप बेस्ट है, चिप बेस्ट। अक्षय देवरा तुम्हारी तो फेवरेट टेक्निक है चिप। तुम हमसे पूछ रहे थे, तुम जब अच्छा तुम लोगों को, अच्छा को आईपी और चिप में कितने लोगों को डिफरेंस नहीं पता? कब चिप लगाएंगे, कब कब को आईपी लगाएंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कितने लोगों को नहीं पता कि कब चिप लगाएंगे, कब को आईपी लगाएंगे? कितने लोग ऐसे जिनको नहीं पता, जो लोग कंफ्यूज हो जाते? चलो देखो, जब कभी भी डीएनए प्रोटीन का इंटरेक्शन हो तो चिप लगाएंगे। सुनो 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 सुनो, आंख बंद कर लो। डीएनए पर प्रोटीन बाइंड कर रही हो, आरएनए पे प्रोटीन बाइंड कर रही हो, उसका पता लगाने के लिए क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मतलब डीएनए और प्रोटीन मतलब इम्यूनो प्रेसिपिटेशन करेंगे। समझ लो एक अच्छे तरीके, कंफ्यूजन रहता है तो कंफ्यूजन छोड़ दो। चिप का मतलब है क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। तो जहां डीएनए और प्रोटीन यूज कर रहे हो, जहां डीएनए प्रोटीन के साथ यूज कर रहे हो, वहां चिप लगाओगे। आंख बंद करके लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या हुआ? जहां कहीं भी किसी प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी यूज करो, वो क्या हो जाता है? इम्यूनो हो जाता है। तो ये प्रोटीन जिस पर बाइंड करी है, जिस डीएनए पे, वो हो गया क्रोमेटिन, और ये हो गई प्रोटीन, और ये हो गया इम्यूनो, तो ये हो गया चिप। क्या हो गया? चिप। पक्का? क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस डीएनए पर भीड़ भाड़ हो रही है, एक प्रोटीन, दो प्रोटीन, चार प्रोटीन, तीन प्रोटीन, पांच प्रोटीन, ऐसे करके जुड़ी हुई, तो डीएनए नहीं देखना है। अगर ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन देखनी है कि कौन सी प्रोटीन एक साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, तो पहली जो इससे पहले जो सिस्टम थी वो था ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, लेकिन उसका एडवांस वर्जन है को, मतलब साथ साथ। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे। को आईपी, को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, को इम्यूनो, शशांक लो उसको बोलो कि आशुतोष सर को बोलो उस लड़के से बात कर ले, बोलो अभी अभी बात कर लो वहां पे उस वाले घर में एसी लगने की बात कि को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। करेक्ट? राइट? नहीं आया? 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 जैसे तुम कौन से अड्डे पे जा रहे हो, सुनो इधर। अब एक सबका अड्डा होता है ना, अपने ग्रेजुएशन टाइम में सबका अड्डा होता है कि नहीं होता? सिर्फ ग्रेजुएशन तो किए होगे, क्या डायरेक्टली चले आए आप? ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए होगे, तो कहीं ना कहीं तो बीड़ी पीने जाते ही होगे, कहीं ना कहीं तो नशा पत्ती करने जाते ही होगे। तो जो तुम्हारा अड्डा है, सुनो बे, जो तुम्हारा अड्डा है, उस अड्डे का पता करना है तो क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। और तुम्हारे साथ साथ कौन कौन जा रहा है, तो को आईपी। ऐसे एग्जाम्पल याद रखो, समझे? पक्का? अब आ गया। तो प्रमोटर अड्डा है ना, सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना, प्रमोटर क्या है? अड्डा है। अगर उस अड्डे का पता करना हो तो कौन सी टेक्निक? और उस प्रमोटर पे कौन कौन बाइंड कर रहा है? को आईपी। आज तो सर को बोल दो यार। हाँ, राइट। को आईपी मतलब तुम्हारे साथ साथ कौन कौन जा रहा है उस अड्डे पे। अड्डा नहीं, अड्डे से नहीं मतलब है, कौन कौन जा रहा है, तो दैट इज को आईपी। अब मत भूलना, राइट? चले, हाँ, दैट इज अ को आईपी। ठीक, तो अब आते हैं, ये हो गया। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले हम टाटालेस, आईएनआर लेस प्रमोटर को निपटा देते।
यानी टाटा लेस आईएनआर लेस ट्रांसक्रिप्शन को निपटा दे। सबसे पहले कहानी खत्म कर देते हैं, इसी की कहानी निपटा देते। कैसे? देखो बहुत ध्यान से, किसी भी ट्रांसक्रिप्शन का चाहे आरएनए पॉलीमरेज 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सबको एक इंसान चाहिए। इट इज नेसेसरी, अटमोस्ट नेसेसरी। कुछ भी हो, कुछ भी हो, अभी तुम्हारी बात का जवाब देंगे वरना लड़के कहेंगे सब बातें करते रहते। तो आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कौन? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। सारी कवायद, सुनो इधर, कवायद का मतलब कोशिशें, सारी कवायद इसको स्टैब्लिश करने में लगती है। मेरी बात अच्छे से समझोगे, मजा आएगा, ट्रांसक्रिप्शन कभी भूलोगे नहीं। टीबीपी को अगर स्टैब्लिश करना है तो ये स्टैब्लिश करने के लिए टाटा होना ही चाहिए, बराबर। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, टाटा हो या ना हो, अड्डा हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी होनी चाहिए, इंसान होना चाहिए। समझो समझो समझो, टीबीपी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस टीबीपी को स्टैब्लिश करने के लिए अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें, यानी कि आरआरएनए जीन्स की बात करें, जो आरआरएनए जीन्स टीबीपी के माध्यम से ट्रांसक्राइब होंगे, उन आरआरएनए के लिए SL1 और यूबीएफ की जरूरत पड़ेगी। तो SL1 और यूबीएफ टीबीपी को स्टैब्लिश करेंगे ताकि आरआरएनए जीन्स बन सके, आरएनए जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो सके। इसी टीबीपी को अगर टीआरएनए और 5s आरआरएनए को अगर ट्रांसक्राइब करना हो तो TF3C और TF3B की आवश्यकता पड़ेगी, अलॉन्ग विद, छोड़ो कोई मतलब, ठीक, इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 है, यानी एमआरएनए जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होना है और टीबीपी को एस्टैब्लिश करना है, इसको एस्टैब्लिश करना है, टीबीपी को अगर एस्टैब्लिश करना है तो टैप्स की जरूरत पड़े, टैप्स की आवश्यकता पड़े। कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई? कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई? कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई? जिनको नहीं है उनके लिए फिर से एक बार, जिनको नहीं आई उनके लिए एक बार फिर से। देखो बाबू, इतना पॉइंट तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि टीबीपी इज बाप ऑफ ऑल, सबको जरूरत है, कोई ट्रांसक्रिप्शन विदाउट टीबीपी नहीं हो सकता। लेकिन इस टीबीपी को बिठालने वाले लोग आएंगे। टीबीपी के बगैर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, लेकिन टीबीपी अपने आप बैठेगा भी नहीं। टीबीपी अगर टाटा है तो बैठ जाएगा, टाटा नहीं है तो नहीं बैठेगा, तो उसको बिठालने के लिए लोग आएंगे। अगर आरआरएनए जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करना है तो इसको बिठालने के लिए SL1 आएगा, और अगर टीआरएनए जीन्स हैं या 5s आरआरएनए जीन्स हैं, उनको बिठालने के लिए TF3C आएगा या TFB आएगा। और अगर एमआरएनए बनाना है तब टीबीपी की जरूरत पड़ेगी, और उसको बिठालने के लिए कौन आएगा? टैप्स आएगा, और SP1 आएगा, और CTF आएगा। कौन आएगा? ये सब टीबीपी को जीन पर, डीएनए पर, प्रमोटर पर बिठा लेंगे, और तब जाकर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होएगा। किसका? आरआरएनए बनेगा, टीआरएनए बनेगा और एमआरएनए बनेगा। अब मेरे ख्याल से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई।
आ गया? ठीक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब इसको डिपिक्शन में कैसे दिखाया गया? डिपिक्शन में किस तरीके से दिखाया गया? डिपिक्ट इस तरीके से किया गया, जैसे मान लीजिए टाटा है तो बैठ गया, टाटा है तो बैठ गया कौन, और उसके बाद टैफ्स आके बैठे। लेकिन अगर टाटा नहीं है कि दबक हम नहीं आ रहे, तो फिर इनके दोस्त कहेंगे आओ बे चलो चलते हैं, तो टैफ किसको खींच के लाएंगे? टीबीपी को। बराबर। इस पूरे कॉम्प्लेक्स की एनालिसिस किस टेक्निक से करोगे? कोआईपी से। किसे करोगे? और अगर मान लो ना आईएनआर भी नहीं है तो कहेगा, तो टैफ कहेंगे हम कहां जाएंगे, तो कौन आएगा? sp1। sp1 किसके साथ बाइंड करेगा? टैफ के साथ। और टैफ किसके साथ बाइंड करेगा? टीबीपी। तो अगर टाटालेस आईएनआर लेस प्रोमोटर्स हैं तो जीसी पर बाइंड करेगा sp1, sp1 बाइंड कराएगा टैफ्स को, और टैफ्स बाइंड कराएंगे टीबीपी को, और टीबीपी ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज से शुरू कराएगा। ये सीरीज होगी। अगर नो टाटा नो आईएनआर है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। बराबर बराबर। क्लियर? ठीक, ओके। अब यहीं पे लगे हाथों कोआईपी समझा देते हैं, लगे हाथों कोआईपी भी यहीं निपटा ही देते तुम लोग, तुम भी क्या याद करोगे? कोआईपी की जिन लोगों को कोआईपी थोड़ा बहुत आइडिया है, किसी को कोआईपी का, किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है कोआईपी का? कोआईपी की शुरुआत हम करें कहां से? अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो बताए। यहां पे अगर ये ऐसा है तो कोआईपी की शुरुआत कहां से करें? बोलो भाई, से तो बड़े टैलेंटेड हो सब लोग। नो आइडिया? अरे दैया, चलिए, चाहे कोआईपी हो चाहे चिप हो, दोनों की शुरुआत एंटीबॉडी से होती है। दोनों की शुरुआत सुन लो, किताबें नहीं जाएंगी, दिमाग जाएगा। अब एंटीबॉडी से शुरुआत होती है, पता लगाना होता है कि 110 यानी कि टैफ नंबर 110, 40, 60, 80, 150, 250, क्या ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से या डिपेंडेंट? अगर ये डिपेंडेंट है तो क्या सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट? समझिए, ये कोआईपी का पहला रूट है, मतलब कैसे हम देखते हैं। अगर हम मान लीजिए एक एंटीबॉडी यूज करें 110 के अगेंस्ट, 110 के अगेंस्ट, और अगर हम 110 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी यूज करें और हमें बैंड 110, 40, 60 अच्छा सा नहीं बन रहा, मजा नहीं है, अच्छा सा बना। 110, 40, 60, 80, 150, अगर हमने
यूज किया एंटीबॉडी 110 के अगेंस्ट में, हमें बैंड मिला 250 भी ले ही लेते हैं, 250 से काएगी दुश्मनी नहीं। अगर हमने वाई एंटीबॉडी या से ए एंटीबॉडी लाई जो स्पेसिफिक थी किसके लिए, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के दौरान जब हमने लगाई और कॉम्प्लेक्स को हटाया, कॉम्प्लेक्स को डिसमेंटल किया, तो हमें ए एंटीबॉडी के साथ जो बैंड मिला वो बैंड ये था, बैंड ये था, बैंड ये था और बैंड ये था। दैट मीन्स क्या, 110 के साथ 40 और 80 का क्या है, एसोसिएशन। यस, इसीलिए ये को एक साथ इम्यूनो एंटीबॉडी से, सुनना बाबू, एंटीबॉडी से प्रेसिपिटेट हुए, बस हो गया। राइट, इसी तरीके से हमने एक एंटीबॉडी 60 के अगेंस्ट में यूज करी बी, तो हमने जब बी एंटीबॉडी को यूज किया तो हमें पता चला 40 का बैंड भी है, 60 का तो बैंड मिलेगा ही मिलेगा, और हमें 80 का भी बैंड मिल रहा है। तो बी एंटीबॉडी इज को प्रेसिपिटेटिंग 40, 60, 80। इस तरीके से हमने सी एंटीबॉडी हमने यूज करी 80 के अगेंस्ट में, तो सी जब 80 के अगेंस्ट में यूज करी तो हमें 80 का मिला और 250 का मिला। तो सी इज ओनली बाइंडिंग टू 80 एंड दिस इज ऑल अबाउट। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से शो करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और बाकी सब जगह शो कर देते हैं किससे, बाकी सब जगह किससे शो कर देते हैं, नेगेटिव से शो कर देते हैं। तो तुम्हें केवल क्या देखना होता है, केवल तुम्हें क्या देखना होता है, पॉजिटिव देखना। क्वेश्चन सॉल्व, राइट? अब तो नहीं बोलोगे। ग्रेट ग्रेट, ठीक ठीक है, चलें, ठीक हो गया। तो क्लियर हो गया ना? अगर डाटा लेस प्रमोटर है, आईएनआर प्रमोटर है, तो sp1 आएगा, जीसी बॉक्स पे कौन बाइंड करेगा, sp1 बाइंड करेगा, फिर कौन बाइंड करेगा, टैफ बाइंड करेगा, और फिर उसके बाद टीबीपी बाइंड। ये तो शुक्र मनाओ भगवान का कि मैं किताब से पढ़ाता हूं, वरना तो तुम लोग जिस स्कूल ऑफ थॉट से आते हो वहां तुम लोगों को 2 मिनट में कोई भटका दे, अरे ऐसा थोड़ी ना होता, 3 प्रमोटर कहां होता। अरे हम तुम्हें सच बता रहे हैं, ये तो हम लोग किताब से पढ़ाते हैं, तो लोगों को यार, अभी कल कमेंट आया जिगजैग में सर नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निर्धारित ही नहीं होता है, जबकि वॉटसन साफ साफ लिख रहा है कि 4 न्यूक्लियोसोम। मैंने उसको बोला भी भाई वॉटसन में दिया, अच्छा ना किताब से बताओ ना, तो जीवन में यकीन। अच्छा, यूट्यूब पे आप किताब नहीं दिखा सकते, कैसे? अब यूट्यूब के कमेंट में कैसे किताब दिखाओगे? अगर कहीं इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तो वहां पे फोटोज कमेंट में लगा दो, लेकिन अब यूट्यूब फोटो लगाने की मतलब वही मैं बता, लेकिन ये समस्या है। तो अच्छा है कि हम लोग बुक से लेके पढ़ाते हैं, खैर लीव इट। अब आते हैं कंप्लीट प्रमोटर मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन, कंप्लीट प्रमोटर मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन, कंप्लीट प्रमोटर मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन। अरे भाई प्लीज, आई एम नॉट द बेस्ट टीचर भैया, प्लीज नहीं,
ऐसा कुछ नहीं। चलो मुझे बहुत कुछ पढ़ना। देखो ना उस दिन गलती हो गई, कितनी बड़ी ब्लंडर हो गई। यूकैरियोटिक मैं केवल एक झटके में, केवल बेवकूफी में, केवल बेवकूफी थी वो यूकैरियोटिक वाला जो वो था, हो गया जाके कितनी बड़ी बेवकूफी हो गई। देखो ना कितना, जबकि मैं पॉइंटर बुक में मैंने मेंशन किया हुआ। हाँ मुझे याद नहीं, तो वो हो जाते कभी कभी, ठीक है। आई एक्सपेक्ट होना चाहिए, गलतियां होती रहेंगी तो सुधरता रहेगा आदमी। चलो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कि जब आप टाटा बॉक्स लोगे तो टाटा बॉक्स पे कौन बाइंड करेगा? टीबीपी बाइंड करेगा, फिर टीएफ सेकेंड बी बाइंड करेगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज विद अलोंग विद एफ बाइंड करेगा, फिर ई बाइंड करेगा, और फिर उसके बाद एच बाइंड। ये बहुत सिंपल सा फंडामेंट, बहुत सिंपल। तो टाटा बॉक्स पे टीएफ सेकंड बी बाइंड करेगा, टीबीपी बाइंड करेगा, टीएफ सेकंड बी बाइंड करेगा। ये कॉमन है, ये सबको आता है, इसमें कुछ नया नहीं। इसकी बाइंडिंग को पुख्ता करने के लिए कौन आएंगे? टैप्स आएंगे। टीबीपी और टैप्स के कंबाइंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी कहलाए। क्या कहलाएगा? टीएफ सेकंड डी कहलाए। कहलाए। टीएफ सेकेंड डी जो है इसका मास 800 किलो डाल्टन के आसपास होता है, इसीलिए ये लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये आरएनए पॉलीमरेज को स्टैब्लिश कराने का काम करता है, इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर भी बोलता है। तो टीएफ सेकेंड डी इज इक्वल टू टीबीपी प्लस टैप्स। यस, अल्टरनेटिवली टीएफ सेकेंड डी फॉलोड बाय टीएफ सेकेंड बी, बी बाइंड्स ऑन बीआरई, बी बाइंड्स ऑन BI. These binds on near to कहां से कहां? टाटा वाली पोजीशन एंड INR वाली पोजीशन तक बाइंड करते हैं। B के बाद कौन बाइंड करेगा? TF सेकेंड F along with RNA polymerase 2, RNA polymerase 2, फिर उसके बाद TF सेकेंड E और फिर उसके बाद TF सेकेंड HI, TF second HI. This is a optional. Correct? आगे बढ़े? कोई डाउट? किसी तरीके का कोई डाउट? नो, करेक्ट। चलिए, राइट। अब टीबीपी कहां बाइंड करता है? टीबीपी टाटा बॉक्स में बाइंड करता है, बराबर। मेजर माइनर ग्रूव में बाइंड करता है, अपनी बीटा प्लेटेड शीट से बाइंड करता है, बराबर, और 80 डिग्री का बेंड क्रिएट करता है। तो ये तीनों ही पॉइंट CSIR में पूछे गए हैं, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। टीबीपी डिस्टॉर्ट करेगा डीएनए को, 80 डिग्री से डिस्टॉर्ट करेगा, माइनर ग्रूव में बाइंड करेगा, अपनी बीटा प्लेटेड शीट से बाइंड करेगा और अपने फिनाइल एलानिन रेजिड्यूज का इस्तेमाल करेगा। अपने फिनाइल एलानिन रेजिड्यूज का इस्तेमाल करेगा। करेक्ट? तो टीबीपी यूजेस एक्सटेंसिव, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। TBP uses an extensive region of beta pleated sheet to recognize minor groove of the DNA. It is as unusual. More typically, protein recognizes DNA using alpha helix inserted into the major groove. Yes. तो that is how it ये इस तरीके से insert करेगा। ये जो ये तुम्हारा
टीबीपी है और ये तुम्हारा डीएनए। डीएनए टेक्निकली ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे हो गया, सो दैट इज 80 डिग्री बेंडिंग। डीएनए को बेंड करना 80 डिग्री का बेंडिंग क्रिएट करता है, राइट। इट इज अ सेडल शेप प्रोटीन, इट इज अ सेडल शेप प्रोटीन। सेडल, घोड़े पर डाले जाने वाली जो सेडलरी होती है, दैट इज अ सेडलरी, दैट इज अ सेडल, SADDLE, सेडल शेप प्रोटीन। करेक्ट, करेक्ट, राइट, करेक्ट, ठीक है, ओके। Instead, much of the specificity imposed by the two pairs of the phenylalanine side chain. So TBP uses phenylalanine residue. TBP uses phenylalanine residues to bend the DNA. To bend the DNA. Sorry? आवाज नहीं आ रही। नहीं, इंटरकैलेशन अलग चीज होती है। इंटरकैलेशन अलग चीज होती है। इंटरकैलेशन इज इंसर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। इट इज मोरस लाइक सिग्मा फैक्टर जैसा जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन। ये लिखा भी है, देखो इधर, ये लिखा भी है, यहां लिखा भी है, एज वी हैव सीन ऑल्सो इन सिग्मा फैक्टर। सिग्मा जैसा काम करता है ना, बिल्कुल वैसे टीबीपी काम करता है, बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है, राइट। चूंकि टाटा बॉक्स में क्या होते हैं 80, इसीलिए उनको डिस्टॉर्ट करना आसान होता है। अगर वहां जीसी हो तो उनको डिस्टॉर्ट नहीं किया जा सकता। तो 80 बेस पेयर्स फेवर्स द डिस्टॉर्शन एट टाटा बॉक्स। 80 बेस पेयर्स फेवर्स डिस्टॉर्शन एट टाटा बॉक्स। डिस्टॉर्शन एट टाटा बॉक्स, डिस्टॉर्शन एट टाटा बॉक्स, करेक्ट। अब टैफ्स की बात करें तो कुछ बुक्स में टैफ्स, नंबर ऑफ टैफ्स 10 भी दिए गए हैं, कुछ बुक्स में 11 भी दिए गए हैं, कुछ बुक्स में टैफ्स को 14 भी दिया गया। जो इच्छा हो वो मान लो, क्वेश्चन नहीं आए, नंबर ऑफ टैफ से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन टैफ्स जो हैं उनके पास हिस्टोन फोल्ड डोमेन्स पाए जाते हैं, बिकॉज दे नीड टू बाइंड विद द डीएनए। उनको डीएनए से बाइंड करना होता। तो टैफ्स के पास हिस्टोन फोल्ड डोमेन्स पाए जाते हैं, बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, 4 ऑफ टैफ्स हैज सम इंट्रिंसिक डीएनए बाइंडिंग एबिलिटी लाइक TF4B, TF12, TF9 and TF6 are homologous to H2A, H2B, H3 and H4। ये मैंने क्लास में हिस्टोन जब पढ़ाई थी तब भी बोला, बराबर। TF4B and TF12 forms heterodimer using histone fold motifs। तो कुछ याद रहे ना रहे, इतना याद रहना चाहिए कि टैफ्स के पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, इनके पास HFD होता है, दूसरा इनके पास काइनेज एक्टिविटी भी होती है, और तीसरा इनके पास हैट एक्टिविटी भी होती है। तो टैफ्स के पास 3 एक्टिविटीज, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। हिस्टोन फोल्ड डोमेन HFD, काइनेज एक्टिविटी भी पाई जाती है, फॉस्फोराइलेशन भी कर सकते हैं और एसिटाइल ट्रांसफरेज भी कर सकते हैं। All good? All good? All good? Right. Should we move ahead? बराबर, ठीक है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, ठीक है, चलिए।
DAB Pol F, DAB Pol F या DB Pol F is PIC for transcription. Yes. ऐसा लिख सकते हैं DAB, A is optional, Pol F और DB Pol F is a PIC for transcription. It is a PIC for pre-initiation complex for what is a pre-initiation complex? जब तक CTD का phosphorylation ना हो जाए until it is known as PIC or pre-initiation complex of transcription. Correct? As long as EF joins the complex immediately, phosphorylation of CTD takes place. Phosphorylation of CTD takes place. Hence, initiation starts. Hence, initiation starts. So, pre-initiation complex कहां तक stable रहता है? Stable pre-initiation complex क्या होगा? D, B, Pol F. और जैसे ही EO ज्वाइन करेंगे immediately क्या हो जाएगा? Phosphorylation हो जाएगा and it will convert it into step. Yes, right. So in vitro the participation of TF secondary seems to be optional. तो DAB Pol F या DB Pol F. करेक्ट? अगर प्री इनिशिएशन में तुम्हें DB Pol F EH भी दिया जाए तो भी सही है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, जब तक फॉस्फोरिलेशन नहीं हो रहा है उसके पहले बनने वाला सारा कॉम्प्लेक्स प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है. करेक्ट? दिस इज लाइक दैट. अब नाउ CTD, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन्स. कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन्स. कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन्स. जस्ट अ मिनट. YSPTSPS. यस, करेक्ट. तो तुम्हारे पास जो CTD है, that CTD has a sequence of, तो RNA polymerase, only RNA polymerase second, only RNA polymerase second has CTD. It is a RNA polymerase and it is a long tail, and it has a sequence of YS, PTS, PS. So it is a heptad. It is a 1 2 3 4 5 6 क्या है? नहीं, क्या Y नहीं, सॉरी Y S P T S P S. हाँ, ठीक है, राइट. दिस इज अ हेप्टाड. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बढ़ते चले जाएंगे, से इसमें किसी में 51 है, किसी में 36 है, किसी में 12 है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ CTD के अंदर, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन के अंदर ये YSTPS सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा, इट विल बी मोर इवोल्यूशनरी अपग्रेडेड. सो मोर YSPTSP means it is more evolutionary upgraded. जितने ज्यादा नंबर ऑफ YSPTSPS होंगे उतना ज्यादा वो इवोल्यूशनरी अपग्रेडेड होगा. ह्यूमन में सबसे ज्यादा YSPTSPS पाए जाते हैं, ड्रोसोफिला में सबसे कम पाए जाते हैं. बट RNA पॉलीमरेज सेकेंड, जहां जहां पर भी RNA पॉलीमरेज सेकेंड मिलेगा सब में YSPTSPS पाया जाएगा. करेक्ट? इनमें कितने सेराइन रेजिड्यूज हैं? इनमें 3 सेराइन रेजिड्यूज हैं. YSPTSPS. It is S2, it is S5 and this is, all 3 are phosphorylated. ये तीनों समय समय पर फॉस्फोराइलेट किए जाएंगे. तीनों समय समय पर फॉस्फोराइलेट किए जाएंगे, तीनों. राइट? करेक्ट? ठीक है. ये CTD का
ये CTD का कैरेक्टर था। CTD को मैंने यहां पर एक बार छोड़ा भी था, ये देखिए क्या, देयर आर 27 रिपीट्स YSPTSPS repeats, 27 repeats in East, 32 repeats in C elegans, 45 in and 52 is in, तो YSPTSPS repeats in the CTD corresponds to complexity of the genome। जितने ज्यादा YSPTSPS पाए जाएंगे, करेक्ट, 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 ऑल गुड, बताइए कोई समस्या किसी तरीके की, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। एक फिगर जो मुझे लगता है CSIR इस बार पूछेगा, बहुत सालों से उन्होंने नहीं पूछा है और जो मुझे लगता है कि पूछना चाहिए, तो उस पर आता है। ये रट लीजिए, रट लीजिए, अच्छी तरीके से रट लीजिए, डिटेल्स बाद में, डिटेल्स बाद में, फंडामेंटल पहले। सबसे पहले अगर मैंने अभी अभी बोला कि अगर फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ है तो वो क्या है, तो DBDAB पॉल F, अगर EH लग जाएगा तो तुरंत प्री इनिशिएशन से किधर चले जाओगे, फॉस्फोराइलेशन में, तो EH को रखो इधर, DB पॉल F रख सकते हो। नो फॉस्फोराइलेशन इन द CTD, मतलब ऐसे देखेंगे ये ऐसे है, यहां पर अभी फॉस्फोराइलेशन, पूरी चेन पर कोई भी फॉस्फोराइलेशन नहीं है, कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं, कतई कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं है, तो इट इज प्री इनिशिएशन। नाउ every YSPTSPS, every YSPTSPS, every, if it is phosphorylated as S5, यहां पर जो 52 ह्यूमन में रिपीट्स हैं, 1 2 3 4 5, वो रिपीट अगर मैक्सिमम रिपीट्स फॉस्फोराइलेट हो जाए, मैक्सिमम रिपीट्स अगर फॉस्फोराइलेट हो जाए किस पर, S5 पर, by TF2H or TF second H, it leads to initiation and release of the complex from promoter and activates formation of RNA, which leads to the formation of capping। 30 रेजिड्यू जैसे ही बनेंगे तुरंत कैपिंग आना शुरू हो जाएगी। फिर से समझ लेंगे, जैसे ही मैक्सिमम YSPTS of CTD are phosphorylated by TF second H on the RNA polymerase, immediately RNA polymerase starts synthesizes RNA, immediately RNA polymerase starts synthesizing RNA, and when it starts synthesizing RNA, it leaves promoter. So this phenomena is called as promoter escape. As soon as it synthesizes 30 nucleotide at 5' end, it spews RNA at 5' end, it leads to the activation of capping complex. That means S5 is a primary phosphorylation for initiation, promoter escape and capping.
S5 is a primary phosphorylation for initiation, promoter escape and capping. इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई समस्या, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या? अदरवाइज आई नीड टू शो यू अनदर फिगर. नहीं तो मुझे आपको कोई दूसरा फिगर दिखाना पड़ेगा. ओके, नाउ जब कैपिंग हो जाती है, कैपिंग के बाद फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑफ आरएनए फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड एज इलॉन्गेशन एंड इट इज. अभी ऐसा हो सकता है कि 30 न्यूक्लियोटाइड बनाने के बाद आरएनए फॉर्मेशन रुक जाए, ऐसा हो सकता है बाय ड्यू टू द NELF एंड DSIF. ये दो फैक्टर्स हैं जो इनिशिएशन के बाद आरएनए फॉर्मेशन को रोक देते हैं, द नेगेटिव इलॉन्गेशन फैक्टर एंड द DSIF फैक्टर. ये दोनों इनिशिएशन पर आरएनए पॉलीमरेज को रोक देते हैं, NELF एंड. लेकिन एक जैसे ही कंडीशन पॉजिटिव होंगी, PTEFB इनको फॉस्फोराइलेट करेगा, इनको हटाएगा, साथ साथ S2 का फॉस्फोराइलेशन करेगा ताकि तेजी से आरएनए बनाया जा सके. तो S2 phosphorylation is done by positive elongation factor beta. Done by positive elongation factor beta. Positive elongation factor beta. Positive elongation factor beta. Positive elongation factor beta. राइट? कोई डाउट? इसको समझते हैं जरा, एक बार पढ़ लेते हैं. थोड़ी सी चीजें हैं जिनको पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ लेते हैं. देखिए, पहला तो ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेट्स आफ्टर द शॉर्ट डिस्टेंस. Small nucleotides and 4 to 5 nucleotides are unstable. These DNA RNA hybrids are unordered. Only longer hybrids have a proper base pairing. Short RNA products are degraded rapidly. That means abortive initiation is also a part of eukaryotes. Eukaryotes में भी abortive होता है. Now, to extend the elongation into the transcription unit, a kinase complex known as PTEFB is required. PTEFB contains CDK9 activity, kinase activity, which is a member which controls cell cycle, acts on the CTD to phosphorylate further serine 2 on the heptide peptide repeats. बराबर? Done? Clear? चलिए, now. Okay, wait a minute. यहां से important है. Once bound to RNA polymerase second, PTEFB phosphorylate the serine residue at that phosphorylate to convert and thereby activates another protein spt5, its elongation factor, TAT SF1 and another elongation factor PTEFB. So PTEFB stimulates elongation in 3 separate ways: by the phosphorylation of serine 2, by the phosphorylation of spt5, by the phosphorylation of TAT SF1. So PTEFB has 3 targets. 3 targets to phosphorylate. Number 1 is serine 2, number 2 is spt5, TAT SF1 for elongation. ये वॉटसन की लैंग्वेज है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है.
NELF पहले हो जाता, खत्म हो जाता, इलोंगेशन के लिए नहीं होता, वो इनिशिएशन को जो रोक रहा है उसको हटाने के लिए होता है, इसीलिए उसको कैलकुलेट नहीं किया। तो लगेगा तभी जब NELF हटेगा। नहीं नहीं, NELF जब हट जाएगा, NELF को रिमूव करेगा, फिर उसके बाद इलोंगेशन शुरू करे। इलोंगेशन के लिए इन तीन का फॉस्फोरिलेशन जरूरी, और ट्रांजिशन के लिए, इनिशिएशन से इलोंगेशन में ट्रांजिशन के लिए NELF का हटना जरूरी। तो NELF का रिमूवल triggers the transition from initiation to elongation, or to continue the elongation you need to phosphorylate 3 proteins. What are they? एक बार और बता, चलिए देखिए इधर, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। अगर RNA पॉलीमरेज इनिशिएट कर रहा है, 30 न्यूक्लियोटाइड बने और वो रुक गया है, तो उसके रुकने का कारण NELF, उसके रुकने का कारण NELF है और DSIF, करेक्ट। अब ये आगे नहीं बढ़ रहा, तो मतलब अभी कहां अटका हुआ है? इनिशिएशन में अटका हुआ है। कौन? RNA पॉलीमरेज 2 अटका हुआ। अब इसको हटाने का काम कौन करेगा? PTEFB, इनका फॉस्फोरिलेशन करेगा, तब जाकर इनिशिएशन से तुम इलोंगेशन फेज में आओगे। बट फॉर प्रॉपर इलोंगेशन you need to elongate, you need to continue the elongation, you need to phosphorylate serine 2, you need to phosphorylate STAT SF1 and SPT5, then RNA will be continued to be synthesized. All right. So who prevents transition from initiation to elongation? Who prevents? आराम से रहा कर दो। NELF and DSIF. Who removes them? PTEF. बराबर। And who actually catalyzes the elongation? 3 proteins. कौन से? TAT SF1, SPT5 and phosphorylation of serine. Right. This is end of your यस। एक चीज और है, छोटी सी चीज और, आपने कैपिंग कर ली थी। कैपिंग किसकी वजह से हुई? कैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैपिंग एंजाइम्स आर रिक्रूटेड बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ S5, बट द स्प्लाइसिंग एंजाइम्स आर रिक्रूटेड बाय PTEFB। ये भी याद रख लीजिएगा, वरना बच्चे गलत करके आएंगे। The PTEFB leads to the recruitment of the set of the protein known as SCAF to CTD. They binds to splicing factor. They mean the coordination of transcription and splicing. Transcription and splicing. हो गया? राइट। हेडिंग डालेंगे कैपिंग। हेडिंग डालेंगे कैपिंग। हाँ, यस। तो what is cap?
दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कैप. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सब लोग अच्छे से समझ लेंगे. फिर उसके बाद एमआरएनए, एमआरएनए का 5 प्राइम पे पहला रेजिड्यू ए, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके पहले लगे हुए 3 फॉस्फेट, उस पर लगा हुआ ग्वानिन और उस पर लगा हुआ मिथाइलेशन, और यहां पर शुगर पर लगे हुए 2 मिथाइलेशन. ये कैप कहलाती है. और ये कैप अल्फा बीटा अल्फा की बनी हुई, दैट टू इन अ 5:5 डायरेक्शन बनी हुई. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कैप, नीड नॉट टू फॉरगेट. बनेगा कैसे वो बात की बात. Noted. 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 Now, चलिए शुरू करते हैं. After transcription initiation, RNA polymerase third is paused 30 nucleotide downstream for the initiation sites and recruits capping enzymes. 30 न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करेगा, वहीं रुक जाएगा, कहता ना अब हम आगे नहीं बढ़े. इनिशिएशन के 30 न्यूक्लियोटाइड के बाद वो रुक जाएगा, कहेगा कि अब हम आगे नहीं जाएंगे. और पहले कब जाएंगे? जब हम कैपिंग कर लोगे तब. तो कैपिंग एंजाइम रिक्रूट होंगे, और कैपिंग एंजाइम सिर्फ डायमेरिक कैपिंग एंजाइम्स हैं. ये एक एंजाइम है जो डायमेरिक है, जीटी और एमटी, ग्वानिनाइल ट्रांसफरेज एंड मिथाइल ट्रांसफरेज. There is a capping enzyme which binds to 5 prime of the mRNA. 5 prime of the mRNA. It is a dimer made up of 2 different subunits. One has guanylyl transferase activity, another one has methyl transferase activity. Guanylyl transferase activity and methyl transferase activity. Guanylyl transferase activity and methyl transferase activity. Now what happens? Guanylyl transferase का एक पार्ट है जिसका नाम है फॉस्फोहाइड्रोलेज. जीटी का एक यूनिट है, एक एक्टिविटी है फॉस्फोहाइड्रोलेज. दिस फॉस्फोहाइड्रोलेज removes gamma phosphate from mRNA. Remember, gamma phosphate from mRNA and adds GTP onto it by removing beta and gamma. And this removal of beta and gamma is done by GT itself. So GT has 2 activities. One is phosphohydrolase, another one is guanylyl transferase. So resulting what you get alpha beta alpha, क्योंकि इससे क्या निकल गया था? गामा, और इससे क्या निकल गया था? बीटा और गामा. सो कैप इज एक्चुअली 5:5 डायरेक्शन. इस कैप का स्ट्रक्चर कैसा होगा? रुक जाओ. इस कैप का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये रही शुगर, देखो इधर, ये रहा CH2O, ये रहा फॉस्फेट, ये रहा फॉस्फेट, ये रहा फॉस्फेट, ये रहा OCH2, ये रहा एडेनिन, ये रहा RNA, ये रहा ग्वानिन. 9, 8, 7 यहां हो गया मिथाइलेशन, ये हो गया 5,
ये हो गया 5, ये हो गया अल्फा बीटा अल्फा, दिस इज कैप, दिस इज कैप, राइट, दिस इज कैप. एंड नॉट ओनली दिस, इसके बाद जो शुगर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स लगे हुए, इसके बाद वाले जो शुगर मॉलिक्यूल्स, उनमें OCH3 ये भी मिथाइलेट हुए. यस, सो अब ग्वानिन का मिथाइलेशन करने के लिए 7th पोजीशन पर जो मिथाइल ग्रुप डोनर होगा वो कौन है? सैम. कौन है? सैम कैसा रेजिड्यू है? मिथियोनिन कैसा रेजिड्यू है? पोलर नॉन पोलर? चुल्लू पर पानी उठाओ सब डूब मर हो जाए, चुल्लू पर पानी उठाओ डूब मर हो जाए, सब डूब मर हो जाए. मिथियोनिन कैसा रेजिड्यू है? पोलर है कि नॉन पोलर है? एम्फीपैथिक है भाई. लाइसिन कैसा रेजिड्यू है? लाइसिन कैसा रेजिड्यू है? एम्फीपैथिक रेजिड्यू. कैसे कब याद रहेगा? ट्रिप्टोफैन भी कैसा रेजिड्यू? करेक्ट, याद आया? हाँ. तो अब 7 मिथाइल कौन है? सैम ने अपना मिथाइल ग्रुप डोनेट कर दिया और सैम किस में कन्वर्ट हो गया? एस एड हॉक में. किस में कन्वर्ट हो गया? एस एड हॉक में. और अब लास्ट एंजाइम कौन आया? मिथाइल ट्रांसफरेज. ये पहला वाला भी मिथाइल ट्रांसफरेज. एंड दैट इज हाउ यू फॉर्म दिस कैप. नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? यहां पर मिथाइल ग्रुप देना था, कौन देगा? सैम अपना मिथाइल ग्रुप दे देगा तो किस में बदल जाएगा? एस एड हॉक, एस मिथियोनिन, एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन, एस एडिनोसाइल. यहां पर भी मिथाइल ग्रुप देना है, कौन देगा? सैम. क्या बन जाएगा? एस एड. एंजाइम कौन सा रहेगा? एम्प्टी. एंजाइम कौन सा रहेगा? एम्प्टी एंजाइम रहेगा. आया जितने भी मिथाइलेशन होंगे सब कौन करेगा? एम्प्टी. जितना भी मिथाइलेशन होगा वो कौन करेगा? एम्प्टी. और एम्प्टी का कोफैक्टर सैम. एम्प्टी का कोफैक्टर सैम. राइट, हो गया? क्लियर? तो बाइंडिंग ऑफ कैपिंग एंजाइम टू द TF second H mediates, बाइंडिंग ऑफ कैपिंग एंजाइम to the TF second H mediates serine 5 phosphorylation, stimulate the activity of enzyme. If RNA polymerase 1 and RNA polymerase 2 do not have CTD, so no capping is stimulated. RNA polymerase 1 यानी rRNA में कैपिंग नहीं होगी और tRNA में भी कैपिंग नहीं होगी. 5 prime cap of the most of the mRNA is monomethylated, but some small non-coding mRNA are trimethylated also. मोनोमिथाइलेशन भी होगा और ट्राइमिथाइलेशन भी होगा. बराबर. तो जितने भी लॉन्ग एनसीआरएनए हैं उनमें ट्राइमिथाइलेटेड कैप पाई जाएगी. लॉन्ग एनसीआरएनए में ट्राइमिथाइलेटेड कैप पाई जाएगी. हाँ, बराबर. चलिए, धन्यवाद. कल पढ़ेंगे पॉलीएडिनाइलेशन और स्प्लाइसिंग खत्म. कल सुबह मेरी क्लास 9:30 बजे से होगी. कल सुबह 9:30 बजे मिलेंगे. कल हाँ बिल्कुल अटैच हो जाएगी. कल आप लोगों का यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का 90% हिस्सा खत्म हो जाएगा. ट्रांसक्रिप्शन का 90% हिस्सा, क्योंकि इसके बाद केवल क्या बचेगा अपने अपन के पास कल क्या बचेगा? केवल भाई अगर कल हम स्प्लाइसिंग खत्म कर ले गए
हाँ नहीं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग बचेगा और बचेगा एमआरएनए ट्रांसपोर्ट, डिग्रेडेशन, ट्रांसपोर्ट नहीं डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन बचेगा। तो कल शाम को, कल सुबह भी एक लेक्चर होगा, कल शाम को भी एक लेक्चर होगा, मेरे 2 लेक्चर्स होंगे। तो वी विल फिनिश टुमारो ट्रांसक्रिप्शन कल खत्म हो जाएगा, परसों से शुरू करेंगे। रात को एक बार शेड्यूल बता दीजिएगा। देखिए ऐसा है, मैं आप सब लोगों को एक बहुत बंदोबर सलाह देता हूं बेटा, हम लोग सुन लीजिए, दिन में एक बार जो शेड्यूल है वो शेड्यूल वही रहता है। सारी क्लासेस अगर शाम की होनी वो 3 बजे से शुरू होंगी। कॉमन सेंस है यार, अगर हम लोग सुबह 7 बजे शुरू करेंगे तो या तो श्रुति मैम शुरू करेंगी तो वो खत्म कर लेंगे, क्योंकि श्रुति मैम को जल्दी लैब जाना होता है तो वो चली जाती है। हम लोगों के साथ रहता है कि हम लोग फ्री रहते हैं थोड़ा बहुत, मैं तो बहुत ज्यादा फ्री रहता हूं तो मैं कर लेता हूं। तो बट एक कॉमन सेंस है कि श्रुति मैम ने अगर लेक्चर लिया है तो वो पहला ही लेक्चर लेंगी, वो सेकंड लेक्चर नहीं लेंगी। अगर नहीं लेती इन केस कभी कभार तो वो शाम को लेंगी। अदरवाइज हम में आशुतोष सर में कोई ना कोई आएगा ही। संडे का लेक्चर है, संडे हो सकता है 9:30 से 11:30 मैं पढ़ाऊं, फिर 11:30 से, या फिर पॉसिबल अगर श्रुति मैम को लैब नहीं जाना हुआ, कल भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है इस वक्त, तो अगर उनको नहीं जाना हुआ लैब, मोस्ट प्रोबेबली जाना होगा, तो वो पहली क्लास वो ले लेंगे 8 बजे से, 8 से 9:30, फिर 9:30 से मैं ले लूंगा। तो परेशान मत हो ना, रात में शाम तक या सुबह जब भी होगा, मतलब हो सकता है रात में ही हम अपना शेड्यूल पूरा पोस्ट कर दें, तो बी विद इट। ओके, परेशान मत हो ना, क्लासेस ले रहे हैं यार, कोई और काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ तुम लोग भी, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोग बस कुछ मत करो, आओ, जब मैसेज पहुंच जाए खटाखट पहुंचो और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक, थैंक यू। हाँ